तो देखिए मानसून का मौसम है और ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा हमारा जो खराब असर पड़ता है वो होता है एक तो स्किन और दूसरा हमारे बाल। तो इस सारी समस्याओं के हल के लिए हम बहुत ही स्पेशल मेंबर को आज लेकर आए हैं। डॉक्टर रश्मि शर्मा का स्वागत करना चाहूँगी मैं। डॉक्टर रश्मि बहुत-बहुत स्वागत है आपका। छोटा-सा इंट्रो थैंक देना यू सो चाहूँगी मच। मैं। जी, थैंक यू। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं दिल्ली एनसीआर की मशहूर डॉक्टर रश्मि शर्मा और जितने भी स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं और हाईटेक इश्यूज भी इनफैक्ट मैं कहूँ वो सारा डॉक्टर रश्मि डील करती हैं। तो डॉक्टर रश्मि इस वक्त आपको हमारे सभी दर्शक टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, ई टाइम्स और स्पीकिंग फ्री के प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जैसा कि आप भी हम सभी देख रहे हैं मानसून का मौसम चल रहा है। अच्छा लगता है मौसम इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं स्किन हमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है मानसून में कि स्किन बहुत डल हो जाती है, बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं? मॉनसून का टाइम जब आता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और मॉइस्चर बढ़ जाती है। सो इस मॉइस्चर की वजह से अगर स्किन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो तो कोई भी, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स आपकी स्किन में चिपक जाते हैं, डर्ट, डस्ट, सब कुछ आपके फेस पे स्टक हो जाते हैं। सिमिलर आपकी सीबम जो सेबेशियस ग्लैंड होती है वो भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है और ज्यादा सिक्रेशन हो जाते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि आपके स्कैल्प में भी थोड़ी ऑयलीनेस लगती है, सी फीलिंग होती है मॉइस्चर बढ़ जाने की वजह से। हुँ, सो इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्किन और हेयर में बाकी मैनिफेस्टेशंस आते हैं जो आप नोटिस करते हो कि ऑयली लगता है, स्टिकी हुँ। प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। ये सारे कॉमन सिचुएशन है जिसकी वजह से मॉनसून में स्पेसिफिकली आप ज्यादा ये इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन ज्यादा देखते हो। तो मैम ये क्या कोई प्रॉन होता है मानसून के सीज़न के लिए या फिर ये सभी लोगों को समस्या देखने को मिलती है? ये देखो, ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज्यादा प्रोन है, बट अगर कोई है जिसको ज्यादा आउटसाइड मतलब फील्ड वर्कर हैं जो कि जिनको ज्यादा बाहर ही काम करना है, या फिर ऐसे लोग को आप ज्यादा स्वेटिंग होती है, नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बिकॉज स्वेट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी के जो नेचुरल बहुत सारे फंगस होते हैं वो आउटग्रो कर जाते हैं, जो बाद में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। स्वेटिंग की वजह से भी एक्ने कुछ ज्यादा हो जाते हैं, स्वेटिंग की वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके। आपने अभी स्कैल्प की बात करी, हेयर की बात की। एक लाइव दर्शक का सवाल आ गया, ह्यूमिडिटी की वजह से स्कैल्प बहुत ड्राई होने लगी है। होम रेमेडीज से या फिर किसी ट्रीटमेंट से इसका उपाय कर सकते हैं? स्कैल्प ड्राई, राइट। ओके। अगर स्कैल्प आपकी बहुत ड्राई है तो उसका मतलब है आपके बालों पे मॉइस्चर की कमी हो रही है ना। ओके। अगर आपकी रूटीन क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लो ड्राइंग करते हो, या आप शैम्पू बहुत हार्श यूज कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा मतलब शैम्पू ओवर शैम्पू कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी शैम्पू यूज करो जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, आप हेयर ड्राइंग कर रहे हो, या आप केमिकल स्ट्रेटनिंग करी हुई है, आपने रीबॉन्डिंग करी हुई है, ओके। हेयर कलर करा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें हेयर ड्राई हो जाता है, बिकॉज इट ओके। नॉर्मल टेक्सचर ऑफ आपकी बाल के नॉर्मल टेक्सचर को इंटरफेयर कर जाती है, प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। सो पहले उसमें मॉइस्चर रीइंट्रोड्यूस करना है। अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको एयर ड्राई करो बालों को, हेयर ड्रायर मत यूज करो, नेचुरल मॉइस्चर रहने दो, शैम्पू जेंटल यूज करो, कंडीशनर जरूर यूज करो, और कोई भी केमिकल फ्री रखो तो आपके 6 मंथ्स के अंदर बाल नॉर्मल हो जाएंगे। ओके। डॉक्टर रश्मि आपने केमिकल्स की बात की। हम लोग तरह तरीके के केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, सनस्क्रीन ले लीजिए या क्रीम ले लीजिए, फाउंडेशंस ले लीजिए। स्पेशली आजकल डे टू डे में भी आप देखेंगे कि गर्ल्स बहुत ज्यादा मेकअप वेयर करती हैं। तो ऐसे में स्किन को कैसे ये मेकअप नुकसान पहुंचाता है, स्पेशली अगर हम मानसून सीजन की बात करें? आप पूछना चाह रहे हो मेकअप से कैसे नुकसान हो रहा है मॉइस्चर में, आप ये बोलना राइट। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ क्या नुकसान है भी या फिर ये हमारे मिथ्स हैं कि हम अगर मानसून के सीजन में मेकअप वेयर करेंगे बहुत ज्यादा तो स्किन ड्राई हो सकती है या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑयली होकर पिंपल या एक्ने की दिक्कत हो सकती है? देखो, मेकअप एक अलग चीज है और मॉइस्चर एक अलग चीज है। मेकअप अगर आप स्वेटी हो आप बहुत ज्यादा और उसमें मेकअप करोगे तो आपको स्वेट मेकअप इस टाइम पे। ओके।
क्योंकि अगर आप स्वेट वाटर रेजिस्टेंट मेकअप नहीं करोगे, नॉर्मल मेकअप करोगे, तो क्रैकिंग ऑफ स्किन हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। प्लस आप स्किन में जब मेकअप करते हो उसके पहले आपने स्किन में क्या ध्यान रखा, वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपने मॉइस्चराइजर लगाया, क्या आप मतलब फ्रैग्रेंस फ्री ब्लैंड इमोलिएंट जिसको हम कहते हैं, पहले एक परत लगा लें जिससे कि आपकी स्किन में एटलीस्ट मॉइस्चर की इंश्योरिटी है, उसके बाद आप अपना मेकअप करें। सनस्क्रीन लगाया है नहीं लगाया, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। एक सवाल गीता जी पूछ रही हैं कि, एक सेकेंड, यस, ये जो थेरेपीज आजकल चल रही हैं, पीआरपी एंड डर्मा रोलर्स, क्या ये हमारे लिए सेफ होती हैं? सिर्फ पीआरपी और डर्मा रोलर बहुत सेफ है और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, और इसका काफी साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक बैकअप है। ऐसी ये ट्रीटमेंट नहीं है जिसको कि आप जस्ट, काफी रिसर्च के बाद ये ट्रीटमेंट आई है। तो ये पीआरपी ट्रीटमेंट जो देखो आप ऑर्थो में कई साल पहले, बहुत पहले से ये हो रही है, अभी डायबिटोलॉजी में इतनी एक्टिव है, अभी तो गायनेकोलॉजिस्ट भी यूज कर रहे हैं इसको। पीआरपी बेसिकली आपके ब्लड के ग्रोथ फैक्टर्स को आपके स्कैल्प में और स्किन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें वैस्कुलर ग्रोथ फैक्टर, प्लेटेड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट करने से इंक्रीज करते हैं। तो ये आपकी स्किन की कॉन्स्टिट्यूएंट को या स्किन की टेक्सचर को इंप्रूव करते हैं, सप्पलनेस देती हैं। बालों में भी आप देखोगे, अगर आप पीआरपी कर रहे हो, कोई बंदा अगर हेयर फॉल हो रहा है और उसने पीआरपी करना चालू किया, तो उसकी बाल की जो सिचुएशन है वो एटलीस्ट बेटर होगी, या फिर जिस हद तक रहेगी, और ज्यादा नहीं जाएगी। So ये बहुत ही प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, यू कैन कंसिडर इट्स लाइक अ फर्टिलाइजर फॉर योर हेयर। ओके, तो मैम क्या ये सेफ रहती है? मतलब किन लोगों को, किस उम्र से के लोग करा सकते हैं? मान लीजिए अगर कोई 25 इयर्स की लड़की है, देखो ये कोई भी करा सकता है, ये कोई भी करा सकता है, प्रोवाइडेड आपके ब्लड में सब कुछ नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, आप फिजिकली फिट हैं, क्योंकि इसमें हम आपके ब्लड से ही ग्रोथ फैक्टर्स तैयार करते हैं जो कि मल्टीपल इंक्रीज रहते हैं, और उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स आपको हम इंजेक्ट करते हैं। तो आप पहले फिट होने चाहिए, आपको तबियत ठीक होनी चाहिए, आपको फीवर नहीं होना चाहिए, आपको कोई और वायरल इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, आप फिट होने चाहिए। और ये ट्रीटमेंट एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसको आप नेचुरल ट्रीटमेंट के जैसे ले सकते हो, क्योंकि अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, आपको टेक्सचर और अच्छी चाहिए तो आप उसके लिए भी करा सकते हो। अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराई है तो आप उसके बाद भी करा सकते हो। इनफैक्ट फेस पे करने से भी काफी बेनिफिट होता है। इट इज लाइक अ बेस्ट पुअर मैन्स गोल्ड कहते हैं इसको हम। तो इट्स फेस लिफ्ट, सो बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। कह रही हैं कि रेलिवेंट इशू है, मॉनसून में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इसी के लिए हमने ये लाइव रखा है ताकि आप डायरेक्टली डॉक्टर रश्मि से सवाल कर सकें। बहुत कम हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अरे स्किन तो अपने आप ही हील हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर रश्मि, एक मिथ भी है ये कि लोगों को लगता है कि अगर हमें कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई है और हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो वो एक ब्यूटी ट्रीटमेंट में आ जाता है। तो क्या इस चीज को डील हम कैसे करें? हम अवेयरनेस कैसे फैलाएं कि आपकी स्किन भी आपकी बॉडी का पार्ट है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। देखो आजकल मैंने ये चीजें देखी है कि लोगों के अंदर वो खुद से खुद भी यूज करते हैं, इतना ज्यादा सब कुछ दिखा रहे हैं, हर लोग मार्केटिंग इतनी हो रही है कि कई बार आजकल ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बंदा आजकल नाइसिनामाइड लगाता है, रेटिनॉइड लगाता है, जो दिख रहा है, एवरीबडी नोज अबाउट टाइनी इंग्रेडिएंट्स। You don't really need everything, so you have to meet your dermatologist. What is good for your friend or somebody who's talking on her social media is not necessarily sure that it will suit your skin also, because everybody's skin is different. और ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, आजकल के टाइम पे आप अगर मतलब यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट बिफोर, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्ट बिफोर, जस्ट फॉर योर नॉर्मल रूटीन चेकअप ऑल्सो, नॉट दैट यू नीड टू अंडरगो सर्टेन ट्रीटमेंट्स। बट बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो कि आजकल आप देखोगे बहुत लोग भी कर रहे हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं है। So please go and check qualification of your doctor, whether she's actually a dermatologist or she's just an aesthetic physician who has done some 6 months course, who is not actually aware to treat your pimples and your hair fall, and she's just because she's an esthetician she's claiming. So I would not like to name, but there are many people who are just even doctors, but do check a doctor's qualification. She's a dermatologist, a board certified dermatologist. DVD, DNB, MD 3 डिग्रीज ही होती हैं जिसको आप देख के आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार मैं देखा, मेरे पास कितनी प्रिस्क्रिप्शन आई हैं इसमें उनको पता ही नहीं होता कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहे थे। सो प्लीज चेक
go. Many times they are doing treatments from parlors. They're doing treatments from, laser sittings from parlors. Oh, And there's so many machines which are coming from foreign countries and getting implanted in the parlors, which are cheaper machines. So then you will not get results, because actual laser hair reduction is very costly and a very high-end machine. So you get results on this high-end machine. So people who are used to on this cheaper offers and brands, so then they come and tell us, doctor, हमारे को तो laser का कोई result ही नहीं आ रहा. right. So this, you have to go to use a good machine, then only you will get the result. Yes. अगली दर्शक है हमारी सुनीता. वो सवाल कर रही है, a dark spot at back since a long time, itching भी है कभी कभी, क्या कुछ हो सकता है? कहाँ पे itching है? बैक में कुछ डार्क स्पॉट है उनको काफी समय पहले से, और इचिंग भी होती है कभी कभी. देखो, अगर बैक में डार्क स्पॉट्स और इचिंग है तो आपको हो सकता है पिंपल्स भी हो, और कुछ और कंडीशंस भी, बहुत सारी पिगमेंटेशन की कंडीशंस हो सकती हैं. तो इचिंग के लिए तो आप खा लोगे, बट दैट नॉट बी परमानेंट सॉल्यूशन. तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे कॉज है पिगमेंटेशन की. अगर अर्ली रिपोर्ट करते हो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो सिर्फ दवाइयों क्रीम से आप ठीक हो सकते हो. ओके, सिर्फ दवाइयों से क्या मतलब था आपका? इसके अलावा कुछ सर्जरीज भी होती हैं क्या? जैसा आपने बोला ना कि सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन क्या बाद में अगर लेट हो गया तो किस चीज के लिए क्या कोई सर्जरी या बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है. लेजर ट्रीटमेंट होती है जिससे लाइटनिंग होती है, पील्स होती है जिससे लाइटनिंग होती है. तो ये बाद की चीजें होती है. पहले हम क्रीम्स और ट्यूब्स लिखते हैं आपको, अगर उससे रिस्पॉन्स आता है मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती. ओके ओके. अगला सवाल है, पूछ रहे हैं स्किन पर नेचुरल ग्लो रखने के लिए किस तरीके के फूड आइटम्स खाना चाहिए? सॉरी, स्किन पर नेचुरल ग्लो के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स हम खा सकते हैं? ओके, नेचुरल ग्लो, ये तो पूरी मतलब ओके. नेचुरल ग्लो के लिए आपने ये अच्छा सवाल पूछा कि क्या खाना चाहिए. आई एम हैप्पी कि आपने ये नहीं पूछा क्या लगाना चाहिए. कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं क्या लगाना चाहिए. सो ऑफ कोर्स इसका मतलब है आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि खाने से ही मेन फर्क पड़ता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव अ हाइड्रेटेड स्किन, सो लॉट्स ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3 liters of water daily. Use a face wash which is rich in, has some ingredients which will shed off the dead layer of the skin. वो वैसी कोई इंग्रेडिएंट वाली, जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो, मैंडलिक एसिड हो, ऐसी वाली कोई फेस वॉश यूज करो. एंड यूज गेट पील्स डन. पील्स करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट ग्लो के लिए, आप वो कर सकते हो. और खाने में एंटीऑक्सीडेंट खाना खाओ, जैसे कि आप स्पिनच हो गया, विटामिन ई रिच चीजें हो गई, कैल्शियम होगा, आयरन हो गया. ये चीजें जैसे बैलेंस मील लेना होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन. अगर आप बैलेंस मील लोगे तो आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो आएगा. सुपर फूड के लिए हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ, फिश खाओ, फिश इज वेरी गुड फॉर स्किन. एंड एग्स खाओ, स्पिनच खाओ. ये सारी चीजें जो होती हैं, berries are very, blueberries and strawberries and all sort of berries and seeds, they are good. Okay. Yes, प्रिया सवाल पूछ रही हैं, ग्लूटाथियोन थेरेपी के बारे में कुछ बताएं. देखो, मैं ये बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि लव योर ओन स्किन. कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी और की स्किन टोन के पीछे भागो और इतनी इंजेक्शंस लो और इतनी टैबलेट्स खाओ. आपकी टेक्सचर स्किन की अच्छी होनी चाहिए. कल स्किन के टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइट हो, डार्क हो, जो भी टोन है आपका, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. And you should wear confidence in the same skin tone. And I don't encourage fairness practice. People in US, they want to get tanned, and people in India, they want to. Exactly. It's just the same thing. And if we start loving our own skin, we don't really need anything. Maintain your own skin, healthy रहो, ज़्यादा ज़रूरी है. Glutathione injections बहुत safe नहीं है, लोग करते हैं. तो जब तक आप इंजेक्शन करते रहोगे, जब तक रिजल्ट आएगा, और परमानेंट नहीं होता. टैबलेट्स खाना फिर भी ठीक है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि हम लिवर वगैरह की सर्जरी में यूज करते हैं. अदरवाइज का कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है, तो इट्स रियली नॉट रिकमेंडेड. इंजेक्शन मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ. टैबलेट्स आप फिर भी खा सकते हो अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो. ओके ओके. अगला सवाल है, बारिश के मौसम में स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, इसके लिए क्या करें? आई थिंक डल मैम सबकी स्किन हो जाती है, कुछ हम ये देखते क्यों जाती है. आप एक शेडिंग ऑफ द स्किन जो होती है ना, वो थोड़ा स्टक ऑन, इसकी वजह से डलनेस लगती है. आप एक ग्लो फील कराओ, चली जाती है. बहुत सारे आना चाह रही थी.
हाँ डॉक्टर रश्मि तील पे ही आना चाह रही थी। मार्केट में कई तरीके की तील आप अवेलेबल, अब तो आई थिंक बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, हर कोई तील करा रहा है, तो ऑर्गेनिक और केमिकल तील, दो टाइप की आई थिंक तील होती है। तो डॉक्टर रश्मि सेफ क्या रहती है, क्या ये स्किन टाइप पे डिपेंड करता है? देखो, जो आप केमिकल पील है वो आप सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट से कराओ, क्योंकि मैंने पार्लर पील से बर्न्स भी देखा हुआ है। वो नहीं बताते हैं, उनको स्किन का आइडिया नहीं है कि स्किन पे कितना वो इधर उधर से छोटी मोटी कोशिश करके या पता नहीं कैसे करते हैं, लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। तो केमिकल पील तो आप डॉक्टर से ही कराओ, ऑर्गेनिक पील आप पार्लर में करा सकते हो, या आजकल होम पील होती है। होम पील में कॉन्सेंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स का कम होता है, तो आप होम पील कर सकते हो, बट एक्टिव पील्स आप मत कराओ अदरवाइज। होम पील्स क्या बाहर से लाके आप खुद से अप्लाई कर लें? वो होम पील होते हैं जो कि कंपनीज के ही होते हैं, मेडिकेटेड कंपनीज के होते हैं, जो जिसमें कॉन्सेंट्रेट सैलिसाइलिक एसिड के या ग्लाइकोलिक के होते हैं, जो सेफ होता है। मास्क होते हैं कई बार आपके, तो वो चीजें कर सकते हैं। ओके, दिव्यांशी अगला सवाल पूछ रही हैं कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्या टेस्ट वगैरह कराएं या कुछ शैम्पू या कोई, अगर आप मेडिकल शैम्पू का नाम बता दें। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो सीरम फेरेटिन, आयरन, जिंक, B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये टेस्ट करा लें एक बार। अगर ये नॉर्मल है तो आप डाइट में प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करो, वाइटामिन मिनरल्स का इंटेक इंक्रीज करो, और डाइटिंग मत करो, क्रैश डाइट मत करो। आपके बाल 1 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाएंगे। सवाल पूछ रही है सुधा जी, क्या प्रेगनेंसी में लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी आपके लाइफ का बहुत सेफ टाइम होता है, आप पूरी जिंदगी में कभी भी करा सकते हो। प्रेगनेंसी क्यों चूज कर रहे हो? डोंट डू एनीथिंग इन प्रेगनेंसी, दिस इज अ वेरी प्रेशियस टाइम, just concentrate, and even if you look back, don't bother much. You can get even better skin after you have delivered your baby, but just concentrate. आई थिंक सुधा जी आपको इस बात पर गौर करना चाहिए जो डॉक्टर रश्मि कह रही हैं, बिकॉज वाकई प्रेगनेंसी बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, तो उसको आप अच्छे से निकालिए। आई हो अगला सवाल मेरा ही है, लेजर से जुड़ा हुआ डॉक्टर रश्मि। क्या ऐसे मिथ है कहीं ना कहीं मार्केट में कि अगर आप लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो आप एक बेबी के बाद कराएं, तो क्या ये रिलेटेड है फर्टिलिटी से लेजर ट्रीटमेंट? नॉट एट ऑल। कौन सा लेजर, बहुत तरीके की लेजर हेयर रिडक्शन की अगर हम बात करें, इसकी फर्टिलिटी पे कोई असर ही नहीं है। इनफैक्ट कोई भी लेजर की फर्टिलिटी पे कोई नहीं है। ये कॉमन नोशन है। आप, मैं वही बता रही थी कि कई बार आप पता नहीं किस सिचुएशन में कराते हो, कहाँ कराते हो, किस कराते हो, सब चीजों का बहुत फर्क होता है। ये मिथ है। मनीषा जी अगला सवाल पूछ रही है, हेयर कुछ ज्यादा ही चिपक जाते हैं इस मौसम में, क्या हम डेली हेयर वॉश कर सकते हैं? डेली हेयर वॉश तो मत करो आप, 4 to, अगर स्विमिंग करते हो तो करो, और इतना स्टिकीनेस लगता है तो करो। उससे अच्छा है कि शैम्पू यूज करो जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो, जो कि आपके डाले, तो आपकी इतनी स्टिकीनेस नहीं रहेगी बालों में। कई बार शैम्पू गलत यूज करने की वजह से होती है। डॉक्टर रश्मि, यस, 5 ऐसी डेली रूटीन मैं आपसे जानना चाहूंगी जो अगर आप डे टू डे रूटीन में अपनाएं तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी एंड बाल भी हेल्दी रहेंगे। सॉरी, 5 ऐसे टिप्स जानना चाहती हूँ आपसे कि स्किन के लिए। यस, मॉर्निंग फेस वॉश इज अ मस्ट। रात को जब हम सोते हैं तो सीबम सिक्रेशन पूरी स्किन में होती है, ऑयलीनेस होती है, तो जैसे ही सुबह उठते हो फेस वॉश करो अच्छे से, प्रॉपर। उसके बाद अगर आप टोनर करना चाहते हो, चॉइस है आपकी, टोनर करो अगर आप करना चाहते हो, वैसे इतना रिकमेंडेड नहीं है। फेस वॉश के बाद यू कैन डू लिटिल आइसिंग ऑन योर फेस, दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। एंड देन यूज अ मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन आप दिन में 3 बार लगाएं, 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे। अगर आप घर पे हैं तो भी लगाएं, बाहर हैं तो भी लगाएं, कहीं भी आप सनस्क्रीन लगाएं। चौथी चीज है, रात को मेकअप लगा के कभी सोएं। मेकअप को हमेशा ऑयल, जो भी मेकअप है आपका, मेकअप निकल जाना चाहिए। अगर लाइनर लगाया है, काजल लगाया, उसको निकाल के सोएं। ऐसे ऐसे रब करने की जगह इजी होगा कि ऑयल, बेबी ऑयल जो होता है निकाल ले तो इमीडिएटली निकल जाएगा। अदरवाइज इस एरिया ऑफ द स्किन इतनी थिन होती है कि बार बार रब करने से ये रिंकल्स जल्दी आते हैं, उसका ध्यान रखो। एंड नाइट क्रीम लगा के सो, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मनाली जी अगला सवाल पूछ रही हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है फेस पे, स्पेशली टी जोन में, क्या कुछ क्रीम आप सजेस्ट कर सकते हैं?
हाँ, कॉजिक एसिड क्रीम है, उसको लगाइए आप टी जोन में रात को, 1 महीना पहले लगा के देखो, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो डर्मेटोलॉजिस्ट को मिल लो। एक बार आप ट्यूब का नाम रिपीट कर दीजिए। कॉजिक एसिड क्रीम आती है, उसको कॉजिक आप एसिड। नोज पे और उस पे लगाओ रात को सिर्फ, और ओके। सनस्क्रीन लगाना शुरू करो। 1 महीने करके देखो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो टी जोन पे पील करा सकते हो आप, या फिर क्यू स्विच लेजर कर सकते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। ओके, तो आई थिंक मनाली जी आपको एक अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत है यहाँ पर। अगला सवाल मैं, यस, एक और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, जनरली स्वेटिंग नहीं होती है लेकिन इस मौसम में काफी स्वेटिंग होती है, इसके लिए क्या करें? आई थिंक इस पर हम काफी बात कर चुके हैं, बट फिर भी आई थिंक आप बता सकती हैं। स्वेटिंग स्वेटिंग जनरली नहीं होती है, सिर्फ इसी सीजन में होती है। ये आप शायद आप एसी में नहीं बैठते होगे, बाहर एक्सपोज ज्यादा हो रहे हो, तो इस मॉइस्चर में, इस मौसम में स्वेटिंग ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी की वजह से, तो ये नॉर्मल है। ओके मैम, एक और मेरा बोटॉक्स सवाल है। ट्रीटमेंट होती है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट लोग कराते हैं, स्पेशली अगर आप कपड़े पहनते हो, अंडर आर्म्स एरिया स्टेन हो जाता है, तो आप बोटॉक्स आप अंडर आर्म्स पे करा सकते हो, जो कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तक इट विल टेक केयर। बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो होता है। ओके मैम, आपने अंडर आर्म्स की बात की, डार्क अंडर आर्म्स से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, आई थिंक लेजर की तरफ लोग नहीं जाते हैं बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, डार्क अंडर आर्म्स कौन जो वैक्सिंग करते रहते हैं लगातार, थ्रेडिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से हो जाते हैं काफी हद तक। कई होता है, पिगमेंटेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से भी डार्क अंडर आर्म्स हो सकता है। डार्क अंडर आर्म्स बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है अगर आप लेजर हेयर रिडक्शन कराओ, क्योंकि उससे आपके बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो फिर आपकी ये जो कांस्टेंट ट्रॉमा बार बार हो रही है वो नहीं होगी, नंबर 1। दूसरी बात है, आप लेजर करने के बाद आप लाइटनिंग पील्स कर सकते हो, लाइटनिंग स्क्रीन्स लगा सकते हो, ओके की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस मैम, आपने सनस्क्रीन की बात की थी, ऐसे भी बहुत सारे आजकल मार्केट में हम देखते हैं कि SPF 20, 30, 50, तो ये क्या अंतर होते हैं और किन किन को सजेस्ट कौन कौन से लेवल पे किया जाता है? देखो, SPF जो होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, जो कि आपको UVB को ब्लॉक करता है। UVA के लिए आपका PA+++ रेटिंग होती है, रेटिंग अगर 3+ है तो वो ठीक है, और SPF अगर आपका 30+ है तो वो ठीक है इंडिया के लिए। 30+ का मतलब है 93% सनस्क्रीन को ये ब्लॉक कर रहे हैं, और SPF अगर आप 50 लेते हो तो 97% ब्लॉक हो रहा है, तो ये 4-5% का ही फर्क है, तो ये इफेक्टिव ही होता है। आपको देखना चाहिए कि UVA ब्लॉक कर रहा है, UVB ब्लॉक कर रहा है, ब्लू लाइट फिल्टर्स हैं, और उसमें आपको एवोबेंजोन और आयन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये चीजें हों, ये इंग्रेडिएंट काफी अच्छे होते हैं सनस्क्रीन में। ओके मैम, सनस्क्रीन की यहाँ बात चल रही है, क्या ये एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अगर हम सनस्क्रीन वेयर करते हैं हाथों में या स्किन पे और हम धूप में जाते हैं तो उससे कुछ विटामिन डी पर असर पड़ता है क्या, कि अगर हम लाइक सनस्क्रीन वेयर करेंगे पूरे टाइम तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा सन की लाइट से? नहीं, आप ये कॉमन नोशन है कि विटामिन डी नहीं एब्जॉर्ब होती है अगर हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो, बट सारी एरिया स्किन की ऐसे भी है जहाँ पे सनस्क्रीन लगाया तो वहां से तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और आप पूरे टाइम तो सनस्क्रीन लगाते नहीं हो, तो आप यू हैव एनफ नंबर ऑफ टाइम, और इतनी स्टडीज है जिसमें ऐसी फ्रैंक नहीं है कि हाँ सनस्क्रीन लगाने से आपके विटामिन डी डिफिशिएंसी हो जाएगी। ओके आखिर में मैम बस आपसे डाइट पूछना चाहती हूँ कि मानसून के सीजन में क्या हम डाइट ले सकते हैं जिससे हमारी स्किन भी अच्छी रहे और हमारे बाल भी अच्छे रहे? पहले आप डाइट लो, इससे स्किन अच्छी होगी। क्या आप डाइट हेल्दी लो, नॉर्मल खाना जो आप खाते हो। आप आजकल बहुत फैशन है, कोई कीटो डाइट करना चाहता है, कोई कार्ब डाइट छोड़ना चाहता है, हर चीज का रोल है। अगर आप फैट लोगे, फैट सोल्यूबल विटामिन कैसे अब्सॉर्ब होंगे, है ना? तो हेल्दी फैट भी जरूरी है, इसके लिए आप सीड्स लो, कुछ तो फैट लो, हेल्दी फैट लो, नट्स लो, आप कार्ब्स लो, प्रोटीन्स लो, ये सबका पहले तो बैलेंस खाना खाओ, वाटर इनटेक इंक्रीज करो, और स्पिनच, प्रोटीन और कैल्शियम, ये चीजें इंक्रीज करो, इससे अच्छी होंगी स्किन आपकी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि, इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी, आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट लाइव अगर कोई यूजर जुड़कर ये जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया है तो वो आपके जरिए, आपकी शेयर करके कही गई इस वीडियो के जरिए ये जानकारी उस तक पहुंच जाए। आखिर में डॉक्टर रश्मि, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में थैंक यू सो मच शीला, थैंक यू सो मच।
एक ही बात बस आप सभी से कहना चाहूंगी, जो डॉक्टर रश्मि ने बिल्कुल स्टार्टिंग में कही थी, कि आप अपने स्किन में कॉन्फिडेंट फील करिए। देखिए स्किन कैसी है, उसका कलर क्या है वो मैटर नहीं करता। अगर आप हेल्दी अंदर से रहेंगे, खुश अंदर से रहेंगे, तो वो आपकी स्किन पर डेफिनेटली दिखेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।